हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज मैंने मिशन सफलता का छठा एपिसोड लेकर आया हूं। ये 10 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इससे पहले कि आप वीडियो को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज मैं इस एपिसोड का पहला नंबर प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है। ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। व्याकरण का प्रथम पुस्तक होने के कारण इसको सभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। लगभग सभी एग्जामों में एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है या राइटर का नाम पूछा जाता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पाणिनि किस पुस्तक का लेखक है, तो अष्टाध्यायी दे देता है। या कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है, तो पाणिनि राइटर का नाम दे दिया जाता है ऑप्शन में। दूसरे नंबर का प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। इसके तहत जो भी खिलाड़ी लगातार 3 साल तक अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है तो उसको 5 लाख रुपए की राशि मिलता था और अर्जुन धनुषधारी थे, उनके धनुषधारी के एक प्रतिबिंब दिया जाता था। 1961 में शुरू हुआ। अब इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपया मिल रहा है। अब इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपया मिलता है और एक बार में ये 15 आदमी को ही दिया जा सकता है। 15 आदमी को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। खेल के सभी प्रकार का हो, क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक, एशियन, सभी गेम्स के खेल के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस पुरस्कार के तहत आज के टाइम में 25 लाख रुपया दिया जाता है। 25 लाख रुपया दिया जाता है और ये भी खेल के सभी श्रेणी में दिया जाता है। इस अवार्ड का शुरुआत 1991-92 में शुरू हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। आइए तीसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ है, जनरल मानेकशॉ। आर्मी का यानी थल सेना का सबसे बड़ा पोस्ट फील्ड मार्शल का होता है, उसके बाद जनरल का पोस्ट होता है। तो थल सेना का सबसे बड़ा पोस्ट फील्ड मार्शल का होता है। अब भारत के सबसे पहला फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ है। इनके नाम पे मानेकशॉ सेंटर भी बनाया गया है दिल्ली में। आइए देखते हैं। और इस ऑप्शन में एक राजेंद्र सिंह है। तो एम राजेंद्र सिंह भारत के प्रथम आर्मी चीफ थे। चौथे नंबर का ऑप्शन है सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, चौथे नंबर। ये दोस्तों नया अभी इसका गठन किया गया है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका फुल फॉर्म होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्त, भारत का प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं। भारत का प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत है। इसके पहले ये आर्मी चीफ थे, तो इनको प्रथम सीडीएस बनाया गया है। सीडीएस तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेटर है। पहले तीनों सेनाओं अपना रिपोर्ट सीधे डिफेंस मिनिस्टर को देती थी, अब ऐसा नहीं है। अब तीनों सेना अपना रिपोर्ट सीडीएस को देंगी, यानी जनरल बिपिन रावत को, और ये अपना सीधा रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्टर को देंगे। ये तीनों सेनाओं को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका गठन दिसंबर 2019 में किया गया था। दिसंबर 2019 में सीडीएस का गठन किया गया था। ये करंट अफेयर के हिसाब से भी या भारत का एक पहला संस्था हो गया है सीडीएस। तो इसके तहत ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर याद रखिएगा इसको। भारत का प्रथम सीडीएस बिपिन रावत है। सीडीएस का गठन हुआ था दिसंबर 2019 में। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आइए पांचवें नंबर का प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी।
तीनों को अलग अलग दिन गठन किया गया था, उस अलग अलग दिन पे इनका दिवस भी मनाया जाता है। जैसे 15 जनवरी का दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर के दिन नेवी दिवस मनाया जाता है, यानी जल सेना दिवस। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस भी बोलते हैं उसे। 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस यानी वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से तीनों सेनाओं का दिवस आपको याद होना चाहिए यदि आर्मी वगैरह एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 6ठे नंबर का प्रश्न है, तारापुर विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का प्रथम तारापुर विद्युत गृह महाराष्ट्र में है। इसका गठन, इसका जो स्थापना है 1972 में किया गया था। भारत का प्रथम ये परमाणु गृह है तारापुर, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। 7वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? देखिए रक्त समूह अलग अलग होते हैं दोस्तों। ये एक सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह ए बी और ओ ग्रुप वाले जो रक्त समूह होते हैं यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, लेकिन लेंगे केवल ओ ग्रुप वाले से। जबकि ए बी वाले रिसिपिएंट होते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये जो होते हैं ये सर्वदाता होते हैं, ये किसी को दे सकते हैं अपना ब्लड। ये जो होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं। क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं, तो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं। इसका मतलब वो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले लेंगे। ओ ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे देते हैं। तो यूनिवर्सल दाता वो होता है, इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं सर्वदाता, इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, यानी ये किसी से रिसीव कर सकते हैं अपना ब्लड। 8वें नंबर का प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अब भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। 9वें नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत का थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे है। इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जनरल बिपिन रावत के स्थान लिए हैं जब उनको सीडीएस बना दिया गया था। जनरल बिपिन रावत को जब सीडीएस बनाया गया तब से ये अपना प्रभार संभाले हैं एमएम नरवणे। बिपिन रावत सीडीएस है। आर के भदौरिया एयरफोर्स का चीफ है। एयरफोर्स के चीफ को एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, लेकिन नेवी के चीफ को एडमिरल बोला जाता है। नेवी के चीफ को एडमिरल बोला जाता है और नेवी का जो आज के टाइम में एडमिरल है वो करमबीर सिंह है। नेवी का एडमिरल करमबीर सिंह है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ की सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। जब देश का बंटवारा हो रहा था तब सर रेड क्लिफ नाम एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने आए और सीमा निर्धारण कर दिया कि उस साइड पाकिस्तान और इस साइड हिंदुस्तान। तो उन्हीं के नाम पे उस बॉर्डर का नाम भी रेड क्लिफ रख दिया गया। तो भारत पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लगता है उसको रेड क्लिफ बॉर्डर बोलते हैं। लेकिन ये भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर लगता है उसको मैक मोहन रेखा बोलते हैं। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, ये दोनों को याद रखना है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगता है, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच लगता है। पहले ये एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न वाला रेखा है डुरंड रेखा। पहले ये पाकिस्तान जब देश से अलग नहीं हुआ था तब ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता था भारत के साथ, डुरंड रेखा। लेकिन जब से पाकिस्तान अलग हो गया तब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगता है बॉर्डर। पहले भारत के साथ लगता था, ये भारत अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है डुरंड रेखा।
लेकिन पाकिस्तान के अलग हो जाने से अब ये बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगता है। हमें ये ज्यादा याद रखनी है। भारत चीन के साथ मैकमोहन रेखा, जबकि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टडी विद मनोज यादव से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज आपके लिए धन्यवाद।